गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का थर्ड टॉपिक देखने के लिए जा रहे हैं। टॉपिक है द एज ऑफ रिवोल्यूशंस फ्रॉम 1830 टू 1848। इसमें लिखा हुआ है एज कंजर्वेटिव रिजाइम ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म came to be increasingly associated with revolution in many region of Europe। मतलब जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाएं जो होती थीं अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी, उस समय यूरोप में अनेक क्षेत्रों में उदारवाद मतलब लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। जैसे कि सच एज Italian and German states and provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland, इन सब जगह पर लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को ये क्रांति के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। दिस रिवोल्यूशन वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट। ये जो रिवोल्यूशन था, लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, जो उदार राष्ट्रवादी जिन्हें कहते हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ था। और इसमें जो जुड़े हुए लोग थे वो एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो बहुत ही विशिष्ट तरह के लोग थे, वो इसका नेतृत्व कर रहे थे, वो इसके लीडर थे। अमॉन्ग हुम वर प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास। और इसमें कई प्रोफेसर थे, स्कूल के टीचर थे, क्लर्क थे और कमर्शियल मिडिल क्लास होती थी जो व्यापार करते थे, वो मिडिल क्लास भी इस रेवोल्यूशन के साथ जुड़े हुए थे। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। जो सबसे पहला विद्रोह हुआ फ्रांस में वो जुलाई 1830 से शुरू हुआ। द बर्बन किंग हु हैड बीन रिस्टोर्टेड to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head। मतलब हमने देखा था कि 1850 के बाद जो रूढ़िवादी प्रतिक्रिया मतलब कि कंजर्वेटिव रिएक्शंस जो थे उसको हटा दिया गया था, और ये जो है लिबरल रिवोल्यूशनरी थे उन्होंने इसको हटा दिया, जो रूढ़िवादी लोग थे उनको हटाकर, और वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब संवैधानिक राजतंत्र जो संविधान से चलता हो, ऐसे राजतंत्र की स्थापना की गई। और उसमें लुइस फिलिप जो है उसको उसका अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब कि ये जो क्रांतिकारी थे उन्होंने 1815 के बाद जो है जो भी कंजर्वेटिव लोग थे उसको हटाकर वहाँ पर एक संवैधानिक राजतंत्र बिठा दिया जो संविधान के अनुसार चले। व्हेन फ्रेंच सिनीज, ये किसने कहा? मैटरनिक वंस रिमार्क्ड। मैटरनिक जो है, जो 1815 में आप देखो कि जो संधि की गई थी वियना की, उस समय वो उसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने ये कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में जो जुकाम हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका मतलब जो भी फ्रांस में होगा उसकी प्रतिक्रिया जो पूरे यूरोप में देखने को मिलेगी। तो फ्रांस एक सेंटर था रेवोल्यूशन का, और जो कुछ भी फ्रांस में होता था वो पूरे यूरोप के अंदर वो देखने को मिलता था। द जुलाई रिवोल्यूशन जो 1830 का है स्पार्क्ड एन uprising in Brussels which led to Belgium breaking way from the United Kingdom of Netherlands। मतलब जुलाई की जो क्रांति हुई उसकी वजह से जो बेल्जियम है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। फर्दर जो लिखा हुआ है, एंड इवन टू मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमॉन्ग द एजुकेटेड एलाइट across Europe was the Greek War of Independence। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है यूनान, जो ग्रीक लोग थे
उनका जो स्वतंत्रता का संग्राम था, जो उन्होंने स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी, किन लोगों ने? ग्रीक ने। तो जो ग्रीक वॉर था, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के लिए जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम किया था, है ना, वो एक ऐसी घटना थी जिसने यूरोप के जो भी शिक्षित लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, उसमें राष्ट्रीय भावना जो है जगा दी। तो बेसिकली यूनान का संघर्ष या यूनान का जो स्वतंत्रता का संग्राम है, वो यूरोप के ज़्यादातर लोगों में नेशनलिस्ट की फीलिंग लेकर आता है कि हम राष्ट्रीय भावना का संचार किया, हम राष्ट्र के लिए लड़ेंगे, अपने देश को हम भी आज़ाद करवाएंगे। ऐसी भावना जो जगी, वो जगी किससे? यूनान का जो स्वतंत्र संग्राम था उसको देख के, ग्रीक वॉर को देख के, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को देख के। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी से ग्रीस जो है ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमॉन्ग द ग्रीक्स विच बिगेन इन 1821। तो 1821 में जो रिवोल्ट शुरू हुआ, उसने जो है यूरोप के अंदर कई लोगों को, यूरोप के अंदर इसकी भावना को बढ़ावा दिया कि हम भी रिवोल्यूशन करेंगे, राष्ट्रवादी जो है भावना है उसको बढ़ावा दिया। जो ग्रीक का रिवोल्ट था जो 1821 में शुरू हुआ। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक लिविंग इन एक्साइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियन हु हैड सिंपैथीज ऑफ एंशिएंट ग्रीक कल्चर। ये जो भी राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट थे ग्रीस के, उनको बहुत सपोर्ट मिला। जहाँ कहीं भी रहने वाले लोग हैं, ग्रीक के लोग जहाँ पर भी रहते थे वेस्टर्न यूरोप के अंदर, उनकी सिंपैथी मिली कि ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और ये लोग ऐसा मानते थे कि ये जो है एंशिएंट ग्रीक कल्चर जो है उसके साथ जुड़े हुए लोग थे, कि भाई प्राचीन जो ग्रीस की जो भी संस्कृति है उसके साथ सिंपैथी रखने वाले सभी लोगों ने इस रिवोल्ट को, इस आंदोलन को, इस इंडिपेंडेंस वॉर को, ग्रीस की इंडिपेंडेंस की वॉर को सपोर्ट किया कि ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। पोइट एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। कई ऐसे पोइट थे, कई ऐसे कवि थे, है ना, और कई ऐसे कलाकार थे जो ये मानते थे कि यूरोप के अंदर जो सिविलाइजेशन है उसका पालन करता, उसका पालनहार, ठीक है, उसका नेता वो जो है ग्रीस है। क्योंकि ग्रीस के अंदर जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत ही बेहतरीन सिविलाइजेशन थी। एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। और ये जो है आर्टिस्ट और पोइट जो हैं, इन्होंने ये लोगों में भावना पहुंचाई कि भाई ये जो है मुस्लिम एम्पायर है उसके खिलाफ जो ये आंदोलन कर रहे हैं उसका हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। तो यूरोप के अंदर हर जगह जो है ग्रीस के इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया गया। द इंग्लिश पोएट, एक इंग्लिश पोएट थे जिसका नाम था लॉर्ड बायरन, ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। तो ये जो है बताता है कि देखो कि है इंग्लिश पोएट, एक अंग्रेज जो है कवि है, उसने जो है इस वॉर के लिए, इंडिपेंडेंस के वॉर के लिए उसने पैसा इकट्ठा किया और वो लड़ाई के लिए भी गया, लेकिन किसी वजह से, बुखार होने की वजह से 1824 में उसकी मृत्यु हो गई। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और लास्टली ये हुआ कि 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के हिसाब से ग्रीस को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई। तो ग्रीस अल्टीमेटली जो है सक्सेसफुल रहा, जो उसने आंदोलन शुरू किया था, लोगों का उसको सपोर्ट मिला और अल्टीमेटली जाके उसको 1832 में स्वतंत्रता मिल गई। आइए अब हम देखते हैं इसके आगे का टॉपिक, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। ठीक है, तो ये जो है हमें क्या बता रहा है, ये टॉपिक में बताया हुआ है, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन।
मतलब जो राष्ट्रवाद जो बड़ा है, जो नेशनलिज्म बड़ा है, वो सिर्फ जो है लड़ाइयों से, सिर्फ वॉर से या अपनी सीमाओं को बढ़ाने से, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के बढ़ाने से राष्ट्रवाद नहीं बढ़ा है। इसका विकास सिर्फ जो है टेरिटरी बढ़ाने से, टेरिटरी के एक्सपेंशन से या वॉर से नहीं हुआ है। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। मतलब संस्कृति ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। जो भी संस्कृति थी, जिस राष्ट्र की जो संस्कृति थी, उस संस्कृति ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है यहां पर निभाया है टू क्रिएट द आइडिया ऑफ नेशन। एक राष्ट्र के निर्माण की, एक राष्ट्र के विचार के निर्माण के लिए, एक राष्ट्र की स्थापना के लिए सिर्फ वॉर और सीमाओं, टेरिटोरियल एक्सपेंशन ने ही रोल नहीं दिया है, लेकिन कल्चर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। और इसमें जो है आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। और इसमें भी हम कहें, आर्ट का मतलब है यहाँ कला है, अलग अलग तरह की कला, अलग अलग तरह की पोइट्री, काव्य, अलग अलग तरह की कहानियाँ, स्टोरीज, और म्यूजिक जो संगीत होता है, उस सबके थ्रू, है ना, उन सबके थ्रू जो है राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने में लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है। लेट अस लुक एट द रोमांटिज्म, अ कल्चर मूवमेंट, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiments। तो आइए अब हम पढ़ते हैं जो रोमांटिज्म है। ठीक है, रोमांटिज्म जो है बताया हुआ है इसके अंदर, रोमानीवाद जिसे हिंदी में कहते हैं, कि उसने किस तरह से राष्ट्र की जो भावनाओं के विकास में किस तरह से रोमांटिसिज्म ने अपनी भूमिका अदा की है, उसके बारे में पढ़ते हैं। रोमांटिक आर्टिस्ट्स एंड पोएट्स, जो भी आर्टिस्ट थे, जो यहाँ के कलाकार थे, जो कवि थे, जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। इन्होंने क्या किया है, जनरली जो तर्क और वितर्क होते हैं, किसी बात का कोई तर्क हो, कोई वितर्क हो, है ना, और विज्ञान में जो कुछ भी बताया गया है, एंड साइंस, एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑफ इमोशन, वो जो है इन सब की, विज्ञान की और इन सब की क्या करते थे, इन सब की आलोचना करते थे, इसको क्रिटिसाइज करते थे। और ये लोग जो है, जो भी आर्टिस्ट थे, ये लोग जो है इंपॉर्टेंस देते थे किसको, इमोशंस, इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। ये लोग जो है, लोगों की भावनाएं होती हैं, अंतर्दृष्टि होती है, रहस्यवादी चीजें, भावनाएं होती हैं, उन पर जोर देते थे। ये लोगों साइंस का, विज्ञान का, तर्क वितर्क का इन लोगों ने खंडन किया है, इसकी आलोचना की है। देयर एफर्ट्स was to create a sense of a shared collective heritage, a common culture past as the basis of a nation। तो इन्होंने हमेशा ये प्रयास किया है कि हमारी साझा संस्कृति या साझा सामूहिक विरासत जो भी है हमें मिली हुई है, उसकी अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत, मतलब हमारा कोई ना कोई, ये जो भी कंट्री के लोग हैं, इनका कोई ना कोई अतीत रहा है और ये एक समान रहा है। तो इनका कलेक्टिव हेरिटेज, जो इनका सामूहिक विरासत हम कहते हैं, जो इनको मिली हुई है, और कॉमन कल्चरल पास्ट, इनका एक साझा सांस्कृतिक अतीत रहा है, उसके बेस पर ये राष्ट्र के निर्माण का आधार रखना चाहते थे। वो कहते थे कि भाई हम जो हैं, हम एक हैं, हमारी संस्कृति एक है, हमारी विरासत एक है, तो हम जो हैं एक हैं। इस भावना से हमें साथ मिलकर जो है वो आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। सो रोमांटिक जितने भी लोग रहे हैं, जो इनकी विचारधारा वाला रहे हैं, इनकी विचारधारा इस तरह की थी। और उसी में एक जिक्र आता है, एक रोमांटिक जो हैं विचारधारा वाले, अदर रोमांटिक सचेस जर्मन फिलोसोफर, एक जर्मन फिलोसोफर है जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, claimed that true German culture was to be discovered among the common people, जिसे वो कहते थे दास वॉल्क।
उनका कहना था कि भाई अगर आपको सच्चा जर्मन कल्चर देखना है अगर, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? कॉमन पीपल में, एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य जनता के अंदर आपको जर्मन कल्चर देखने को मिलेगा। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग। और ये मिलेगा कैसे और किस रूप में मिलेगा? जो जर्मन कल्चर है वो सामान्य लोगों में देखने को मिलेगा आपको, लेकिन ये मिलेगा किस रूप में? फोक सॉन्ग के रूप में। फोक सॉन्ग आप जानते हैं? फोक सॉन्ग मतलब जो लोक गीत होते हैं, जो लोकल सॉन्ग्स होते हैं वो। दैन फोक पोइट्री मतलब कि जन काव्य, लोक काव्य। दैन फोक डांस, लोक नृत्य, है ना। इस रूप में हम देख सकते हैं ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वाज पॉपुलराइज्ड। मतलब इस रूप में लोगों में ये स्पिरिट जो है, सच्चा जो है स्पिरिट, ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन को पॉपुलराइज किया गया। मतलब इन सब के माध्यम के थ्रू जो लोगों में कल्चर दिखता है, इस माध्यम के थ्रू ही जो है, जो राष्ट्र की बात है वो लोगों तक पहुंचाई गई। एक राष्ट्र निर्माण की जो बात है वो लोगों तक पहुंचाई गई। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल। और ये जो फोक कल्चर है इसका कलेक्शन करना, इसकी रिकॉर्डिंग करना, इसको अंकित करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो एक राष्ट्र निर्माण के लिए ये सभी चीज़ों को कलेक्ट करना और लोगों तक पहुंचाना और लोगों में एक राष्ट्र की भावना जागृत करने के लिए ये सब चीज़ें, है ना, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, लोक काव्य, लोक नृत्य, लोकगीत, है ना, जो भी फोक सॉन्ग है, फोक डांस हैं, इनके थ्रू लोगों तक एक राष्ट्र की भावना, एक राष्ट्र निर्माण के लिए सब जुटे। वो कार्य जो है रोमांटिक जो भी कलाकार हैं उन लोगों ने किया है। हम आगे देखते हैं द एम्फेसिस ऑन वर्नाक्युलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर। यहां पर जो है ज़्यादातर जो है किस पर ज़्यादा वजन दिया गया है? जो भी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस मतलब जो स्थानीय बोलियां बोली जाती थी, लोकल लोग जो बोलते थे, एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर, जो लोक साहित्य होता था, स्थानीय लोक साहित्य, वहाँ की जो कहानियाँ होती थी, वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशन स्पिरिट। इनका हेतु सिर्फ जो है प्राचीन जो है एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को ही जागृत नहीं करना, बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट। मतलब ये सारी चीज़ें जो की गई हैं वो सिर्फ जो है पुराना जो राष्ट्रीय स्पिरिट, जो इनकी भावना है, राष्ट्रीय भावना है, प्राचीन राष्ट्रीय भावना है, उसी को जागृत नहीं करना था। इसका मतलब, इनका मतलब इससे आगे था। ये सारी चीज़ें जो है वो जो लोग पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ लिख नहीं पा रहे, जो इलिटरेट लोग हैं, उन लोगों तक भी ये राष्ट्रवाद का संदेश जो है पहुंचाना भी इनका एक उद्देश्य था। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। और पोलैंड के केस में भी यही था, विच हैड बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स। और इस पोलैंड का जो विभाजन कर दिया था 18th सेंचुरी के लास्ट में, किसने किया था विभाजन? रशिया, प्रशा एंड ऑस्ट्रेलिया। जो 1815 की बात हुई थी तब इसको विभाजित कर दिया गया था। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग वर कैप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, फिर भी जो है इनकी भावना को, पोलैंड के वासियों की भावना को हमेशा जागृत रखा गया भाषा से और संगीत से, म्यूजिक एंड लैंग्वेज। कारोल कुर्पिन्स्की, इन्होंने क्या कहा है? फॉर एग्जाम्पल, सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूजिक। इन्होंने जो है अपने नेशनल स्ट्रगल को जो है सेलिब्रेट किया है, किसके थ्रू? ओपेरा एंड म्यूजिक। टर्निंग फोक डांस लाइक अ पेलोनाइज एंड मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल।
और ये जो है पोलोनेस और मजूरका जैसे लोक नृत्य होते थे उसको राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल बताया गया कि इसके थ्रू भी नेशनलिज्म है उसको बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, देश में राष्ट्रवाद की भावना बढ़े, उसके लिए ये सारे कार्य किए गए हैं। लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। लैंग्वेज ने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत करने के लिए, उसके विकास के लिए। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पॉलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ द स्कूल। रशिया ने जब प्रभुत्व स्थापित किया, उन्होंने जब कब्जा कर लिया पोलैंड पर, तब पॉलिश लैंग्वेज जो है उन्हें जो है हटा दिया गया स्कूल से। एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर, और रशियन लैंग्वेज है हर जगह इम्पोज की गई। मतलब उनका कल्चर तो रहने ही नहीं दिया ताकि वो आपस में कभी मिल ही ना पाए, और वो चाहते थे कि रशियन लैंग्वेज सब बोले, पोलैंड के लोग भी रशियन ही बोलेंगे, पॉलिश ना बोलें, ऐसा मानना था रशियंस का। इन 1831 एन आर्म्ड रेबिलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रस्ट। और 1831 में क्या हुआ कि लोगों ने, आर्म्ड रिबिलियन का मतलब होता है कि लोगों ने हथियार लेके जो है वो रशिया के अगेंस्ट जो है विद्रोह किया, लेकिन उसको रशिया ने कुचल दिया, उसको दबा दिया। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर ऑफ क्लर्गी इन पोलैंड, और कई लोग जो हैं उन्होंने बाद में क्या किया, पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। और कई लोगों ने पोलैंड जो है पॉलिश लैंग्वेज को एक वेपन बना लिया कि हम अपने जो है विद्रोह की भावना को है वो अपनी लैंग्वेज से शो करेंगे। मतलब हम, अगर हमको मना किया जाता है पॉलिश बोलने के लिए, लेकिन हम तो करेंगे पॉलिश का यूज़। तो इस तरह से अपनी जो है राष्ट्र की भावना, अपने विद्रोह की जो भावना है रशिया के खिलाफ लोगों ने बताई। और इसके लिए बाद में क्या हुआ, पॉलिश वॉज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। और चर्च के अंदर जो है वो पॉलिश यूज़ होने लग गई, पॉलिश लैंग्वेज यूज़ होने लग गई, और जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन थी, जो भी इनकी धार्मिक जो भी निर्देश होते थे, सब पॉलिश लैंग्वेज में दिए जाने लग गए। और इसके कारण क्या हुआ बाद में, एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशॉप्स वर पुट इन जेल। मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो भी वहाँ के पादरी होते थे, जो बिशप होते थे, उनको जेल में डाल दिया रशियंस ने, और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन ऑथोरिटीज एज ए पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। तो रशियन में संदेश नहीं देते थे, बातचीत नहीं करते थे, इसलिए कई लोगों को साइबेरिया में रशिया ने भेज दिया। द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। और इस तरह से पॉलिश भाषा का जो यूज़ किया गया है वो रशिया के खिलाफ, रशिया के डोमिनेंस, उसके प्रभुत्व के खिलाफ एक संघर्ष के प्रतीक के रूप में लोगों ने इसका उपयोग किया है।